मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे माहौल में पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज had ruled out talks with Pakistan. एक और कार्रवाई की जरूरत तो मैं मानता हूं है, लेकिन कार्रवाई किस तरह की जाए वो मैं आपको बताना नहीं चाहता। अगर कोई ऐसा वक्त आया जिसपे किसी ने हमारा सब्र का इम्तहान या हमारी रिस्पांस का इम्तहान लेना चाहा तो हम गाँव को भी मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह उसका भरपूर रिस्पांस देंगे। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मकबूजा कश्मीर में असल दहशतगर्द कौन है? हिंदुस्तान की काबिज फौज रियासती दहशतगर्द है वहाँ, जो 1947 से लेके अब तक 5 लाख से ज्यादा, 500,000 से ज्यादा लोग जो है 6 लाख के करीब होना चाहिए, वो कश्मीरियों को कत्ल कर चुके हैं मकबूजा कश्मीर में। मैं ये उम्मीद जरूर रखता हूँ कि ये जो तकब्बुर है हिंदुस्तान के, ये कोई लीडरशिप के अंदर ये जाए, अगर इस तरह की धमकियां देंगे तो ये तो हम सारी कौम खड़ी है, मुकाबला करने के खड़े हैं, एंड तक खड़े हैं। लेकिन हम जब लोगों को कहते हैं कि दोस्ती करो, उसका मकसद ये है कि ये दोनों मुल्कों के लिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ कमल। आज के पैनल में शामिल हैं फाहद हुसैन साहब, अयाज खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब और आमिर इलियास राना साहब। बढ़ते हैं आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। भारत ने अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझ लिया और खित्ते को जंग में झोंकने पर तुल गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी से लेकर आबी दहशत गर्दी तक भारत ने हर हद पार कर दी। पहले मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया और अब भारतीय आर्मी चीफ गीदड़ भभकियों पर उतर आया। जनरल बिपिन रावत ने अपने हालिया बयान में पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी करते हुए मुज़ाकरात ना करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया और पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान करते हुए एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बढ़क मार दी। भारतीय आर्मी चीफ की इस बढ़क पर पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने इंतहाई ठोस और दो टोक अल्फाज में वाज़ेह पैगाम दिया है कि किसी भी एडवेंचर का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। उधर भारत धमकियों के साथ साथ आबी जाहिरियत से भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिशों में मसरूफ है। गुज़श्ता रोज बगैर इत्तला दरियाओं में पानी छोड़ने से पाकिस्तान के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज हमारा पहला और बड़ा सवाल है कि भारत की हठधर्मी के तोड़ के लिए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। जिस तरह की तमाम तर सूरत हाल सामने आई मुज़ाकरात की दावत के बाद, इससे पहले भी कश्मीर के इशू पर जब भी पाकिस्तान ने बात करना चाहिए, भारत का इसी तरह से जवाब आया। सीज फायर के खिलाफ वर्जी, अब जिस तरह से आबी जाहिरियत और बहुत सारे ऐसे मामला जो भारत करता आया, आप जानते हैं किस तरह के प्रोपेगेंडे भारतीय मीडिया बनाता आया, फिर उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट बनाती आई और अब जिस तरह भारतीय आर्मी चीफ का ये बयान आपके सामने है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की कौम एक पेज पर है इस सारे मामले को लेकर और जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दो टोक अल्फाज में मैसेज दिया, फौज ने भी मैसेज दिया, पाकिस्तानी फौज ने। आपके ख्याल में पाकिस्तान तो अब भी अमन चाहता है, अब भी यही कोशिश की जा रही है कि उनके इस तरह के जो गीदड़ भभकियाँ हैं उनके जवाब में अमन का पैगाम उनकी तरफ जाए, लेकिन अगर उनकी यही जाहिरियत जारी रही तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के पास अब रियासती सतह पर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए, भारत की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं इस पे हैरत वाली तो कोई बात नहीं। हाँ, ये डिबेटेबल इशू हो सकता है कि हमने उनको मुज़ाकरात की दावत क्यों दी। इमरान खान साहब को कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी थी, लेकिन जब इस तरह के धमकियाँ मेज़ बयानात वहाँ से आना शुरू हुए तो सिर्फ हुकूमत और फ़ौज नहीं, ऑपोजिशन, कोई एक शख्स पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिसने इसका भरपूर जवाब ना दिया हो। जो आपने वो कहा कि कौम पूरी, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। ज़ाहिर है जब मुश्किल को दरपेश होती है मुल्क को तो फिर सब लोग उस पर बोलते हैं। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इंडिया को दावत दे के और फिर पहले उन्होंने उस पर रजामंदी जाहिर की और उसके बाद फिर कुछ पुराने वाक़यात को दोहराते हुए उन्होंने कहा जी नहीं, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और फिर जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई, ज़ाहिर है वो सफारती लैंग्वेज नहीं थी। उसका जवाब फिर जो प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है वो भी फिर उसी
ज़बान में जवाब था जिस तरह की वहाँ से बात की गई, और वो बराबर हो गया। अब देखें, ये चलता रहेगा, ये धमकियाँ मेज़ बयानात आते रहेंगे, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी आएंगे, फ़ौज की तरफ से भी आते रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन में टाइम बहुत कम है। और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान दुश्मनी और मज़हब की बुनियाद पे ही वहाँ वोट लेकर आए थे। उसके बाद इतना बड़ा जब स्कैंडल सामने आ गया कि राहुल गांधी ने अपने प्राइम मिनिस्टर को चोर तक करार दे दिया और कहा कि भी वजाहत करो, तुम तो चोरी में पकड़े गए हो, तो फिर ये बनता था। और ऑप्शन नहीं था उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये बड़ी बदकिस्मती है इस खत्ते में कि एक इशू से नज़र हटाने के लिए कोई दूसरा इशू खड़ा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट को बेस्ट यही लगा कि इसको कर दें, लेकिन इसके बावजूद वो इतना बड़ा इशू है कि वो दब नहीं सका इस सब के बावजूद। अब आर्मी चीफ मुसलसल तीसरा दिन है और बयानात बदल रहे हैं उनके, बिपिन रावत के। कभी वो जंग की बराह रास्त धमकी दे देते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान अपना खलूस साबित करे दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके बाद बात होगी। तो ये इनको तो मैं तो कम अज़ कम सीरियस नहीं ले रहा। कोई जंग नहीं होने जा रही, कुछ नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान ने बिल्कुल एक कांस्टेंट मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि हम चाहते हैं, लेकिन अगर आप जंग करना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार ज़रूर हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया को ये बता रहे हैं, और ज़ाहिर है अब शाह महमूद कुरैशी जब जनरल असम्बली में खिताब कर रहे होंगे तो बहुत सी चीज़ों का अब इसका जवाब सफारती सतह पे जाना है, और वो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ब्रिगेडियर साहब, सिफारती सतह पर इसका जवाब जाना है और वो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं जहां वो बहुत अच्छे अंदाज से इसका जवाब दे सकते हैं। आपके ख्याल में यही ऑप्शन का इस्तेमाल बेहतर है, या इसके अलावा पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? बार बार अगर हम उनसे अमन की बात करते हैं, जवाब में जिस तरह की हर्जा सराई की जा रही है, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को किस तरह का जवाब देना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान को दो बड़े दुख हैं। एक तो इस पूरे जो जनूबी एशिया में है, वो सारे मुल्कों ने हिंदुस्तान की जो तसल्लुत है, जो उसकी हेजमनी है, वो उन्होंने कबूल कर ली है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो खड़ा हुआ है, और उसको हिंदुस्तान की जो ये पॉलिसी है यहाँ पर कि वो इस इलाके का जो है सरदार है और वो बाकी सारे उसके मातहत हैं, वो पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है और वो पाकिस्तान को कुछ कर भी नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा दुख है। दूसरा दुख है कश्मीर का। वहाँ पर हिंदुस्तान ने तकरीबन 7 लाख मुख्तलिफ किस्म के जो यूनिट्स हैं, जिसमें पैरामिलिट्री भी है, जिसमें लोकल पुलिस भी है, हिंदुस्तान की फ़ौज भी है, वो हिंदुस्तान वो जो कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है उसको दबा नहीं सके। वो दिन ब दिन बहुत सीरियस होती जा रही है और हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रही कि इसके साथ क्या करें। पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अभी पाकिस्तान के बीच में कोई मुदाखलत नहीं है। दुनिया से आप कहीं भी उठा लें, वो सारे कहते हैं ये इंडिजिनस है। चाहे वो जिसने हथियार उठाए वो भी इंडिजिनस है, जो वहाँ के गली कूचों में मुजाहरे कर रहा है और हड़तालें कर रहा है वो भी लोकल है। तो ये हिंदुस्तान की तरफ से आएगा। और एक इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, तो उसमें तो बिल्कुल मोदी साहब जो इस वक्त मुश्किलात में फंसे हुए हैं, कई रियासतों में उनको शिकस्त का भी सामना पड़ा है, तो वो इसको एक आले के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, किस तरह पाकिस्तानी बैशिंग से करके वो अपने इलेक्शन की मुहिम को चलाएंगे। हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हिंदुस्तान इस वक्त हमले करने के किसी उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो जंग तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह भी मुमकिन है। अगर जंग हुई तो ये दोनों ममालिक बचेंगे ही नहीं, इतनी खौफनाक जंग होगी। तो जंग इसको आप थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें। हमें अपने जो कश्मीर की जो सफारती और अखलाकी उनकी जो मदद है वो जारी रखनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में हो चाहे जिधर मर्जी हो, हमें कश्मीर के बारे में बात करनी चाहिए। और हिंदुस्तान के साथ जो हमने आगे बात करने की जो पेशकश है उसको पीछे ना हटाएं, उसको सामने रखें टेबल पे कि जब भी आप राजी होना चाहते हैं आप आ जाएं, हम टेबल पे पाकिस्तान बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बराबरी के ऊपर बातचीत होगी, इश्यूज के ऊपर बातचीत होगी, वैसे बातचीत नहीं होगी। बाकी पाकिस्तान अपने कार्रवाई जारी रखे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और जो कुछ अभी तक हुआ है मेरे ख्याल में उसमें इमरान खान साहब ने थोड़ी सी जल्दी की है, लेकिन चले हो गई है अभी वो जो कुछ होना था। अभी उनके साथ किसी तरह ये ट्वीट वॉर्स में नहीं जाना चाहिए। ये हमारी डिग्निटी नहीं है, ये हमारे लेवल नहीं है कि हम उनके साथ
वो ट्वीट वॉर में या सोशल मीडिया वॉर में हमारे इतने बड़े ओहदे जो हैं वो मुलविस हो जाएं। दुरुस्त। फास साहब, ये हमारा लेवल नहीं कि हम ट्वीट वार सोशल मीडिया पर इस तरह के रद्द अमल दें, लेकिन जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि सिफारती सतह पर अपनी कोशिशों को तेज़ करना चाहिए, तो आपके ख्याल में सिफारती सतह पर किस तरह की स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए पाकिस्तान को? क्योंकि भारत शायद ये समझ रहे हैं कि अमन की कमज़ोरी है पाकिस्तान की, जो हम बार बार अमन की उनको दावत देते हैं, बज़ाहिर ये खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए तो सिफारती सतह पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जो माजी में पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो एक्सरसाइज करती रही हैं। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो भी हमारा अपना मौक़िफ़ है उसको तो हम दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि भारत में सूरत हाल क्या है। वहाँ पे 2-3 ऐसी फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए और शायद उनको उतनी उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया हमारी हुकूमत ने जितना करना चाहिए था। पहली बात तो ये कि भारत में अगले साल इलेक्शंस हैं और वो इलेक्शन जो है वो मोदी साहब ने पाकिस्तान की नफ़रत को बुनियाद बनाकर लड़ना है, ये हमें मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। दूसरी बात यह कि कश्मीर में सूरत हाल जो है मकबूजा कश्मीर में वो इंडिया से कंट्रोल नहीं हो पा रही और आए दिन जब वो जितना ज़्यादा अपना जो जुल्म और बर्बरियत है उसको बढ़ा रहे हैं, उतना ज़्यादा उस मूवमेंट में शिद्दत आ रही है और एक बुरहान वानी को वो शहीद करते हैं तो उसकी जगह कई बुरहान वानी नज़र आ रहे हैं और ये बात जो है ये अब दुनिया तक भी पहुंच रही है। इसलिए ये जहन में रखते हुए हमें ये रेडी होना चाहिए कि ताल्लुकात जो हैं उनमें शिद्दत आएगी। हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि जंग ऑप्शन नहीं है। ये इंडिया की खाम ख्याली है कि वो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया और उनके जो ये बड़के मारते फिर रहे हैं उनके आर्मी चीफ कि वो एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। हमें ये पहली बात तो ये कि अब करना क्या चाहिए, नंबर 1 जो हमारी रेड लाइंस हैं उनको बिल्कुल वाजे करना चाहिए इंडियंस के सामने और दुनिया के सामने। ये रेड लाइन क्रॉस होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये ख़ास तौर पर ये भारतीय आर्मी चीफ जैसे लोग हैं उनको वाजे होना चाहिए। दूसरी चीज़, भारत जो मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल जिस तरीके से जुल्म कर रहा है उसको मज़ीद हमें हाईलाइट करना चाहिए। यूएन में जो प्लेटफॉर्म हमारे वज़ीर ख़ारजा को मिल रहा है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो वाकई में उस तरह की तस्वीर, उस तरह के हक़ाइक़, उस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं वो दुनिया तक आएँ ताकि उन्हें मालूम हो कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे भारत जो है वो तमाम हदें पार कर चुका। और आखिरी बात ये कि हमें थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को ये ऑफ़र नहीं देनी चाहिए थी, ये इल टाइम थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि किस मंतक के तहत ये दिया गया। ये मेरा ख्याल है कि बग़ैर सोचे समझे काम किया गया। इससे सबक सीखना चाहिए और थोड़ा सा खारजा पॉलिसी को तमाम इदारों को साथ लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। सही। बैरिस्टर साहब, बगैर सोचे समझे अगर कहा जाए कि जिस तरह फास साहब ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो रिस्पांस है और इससे पहले भी वो इसी तरह का रिस्पांस देता है, अब सिफारती सतह पर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हैं जो इस्तेमाल कर सकता है और भारत को कन्विंस कर सकता है? और ख़ास तौर पर जब हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं जो वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, उसको सामने रखते हुए। लेकिन बात आई थिंक सारे जो आपके एक्सपर्ट्स हैं कि उनको आप असिमुलेट करें तो इट्स वेरी गुड एडवाइस फॉर द गवर्नमेंट एंड आई होप दैट दे फॉलो इट। क्योंकि बॉटम लाइन ये देखें, इट्स वेरी क्लियर, इंडिया के साथ पीस होना चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ पीस तब तक नहीं हो सकता जब तक कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता। और पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर इंडियन गवर्नमेंट को ऑफ़र दे रही है टॉक्स की विदाउट गिविंग अ क्लियर पोजीशन ऑन देयर स्टांस ऑन कश्मीर, और उन टॉक्स में उनकी क्या, जिस नफास साहब ने कहा, व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स जिसकी बुनियाद पर वो टॉक्स करना चाहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी सोचे समझे बगैर हाँ कह दी, फिर उन्होंने ना कह दी। बिकॉज राइट नाउ हमें किसी को क्लैरिटी नहीं है, गवर्नमेंट को आए हुए महीना हुआ है, इनकी क्या इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है। सर्टनली ऑब्वियसली इनके कश्मीर इशू पर एक स्टांस होएगा, लेकिन वो क्या स्टांस है, वो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो पार्लियामेंट ने इसको इंडोर्स किया है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इस पर ग्राउंड वर्क किया जाना चाहिए। कश्मीर एंड ये पानी का जो इशू है, जो आपका क्वेश्चन आज निकला, देखिए ये आज के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खौफनाक लगता है, लेकिन 1999 से इंडिया आपसे शेयर नहीं कर रहा डेटा जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसको शेयर करना चाहिए। ये पहला फ्लड नहीं हुआ, आपको 5-7 फ्लड हो चुकी हैं इसी की वजह से। तो ये सारे मामला जो हैं, इट्स अ फेलियर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी, इट्स अ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। आगे चलते हुए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेतहाशा मसाइल हैं पाकिस्तान को, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, कौम है, एंड हम अपने डेफिनेटली जो बॉर्डर्स हैं उनकी तो दिफा करेंगे और करना जानते हैं। आई थिंक इसमें कोई डाउट्स नहीं है। ये इस तरह की बातें जो आती हैं वो आई डोंट रियली बिलीव इन देम, एंड ये हमारी जो ISPR आई थिंक इन्होंने पहले भी इसका बड़ा ठोस जवाब दिया, अब भी यकीनन देंगे, उसमें कोई शक नहीं। जो ट्वीट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि ये US के ट्रंप से ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं। अब US के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में अनफॉर्चुनेटली जो डिफरेंस है वो भी हमें पता होना चाहिए। अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड विल पुट अप विद व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ डूइंग। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली हमारे जहन में हो सकता है, लेकिन दुनिया में वो वक़ार नहीं है जो US का है। तो थोड़ा सा वहाँ भी हौसला दिखाना चाहिए। इस तरह डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। टू रॉन्ग्स विल नॉट मेक अ राइट, ये मैं आपको बात बता दूँ। ये नहीं कि इंडिया ने जो किया हम उसको इंडोर्स करें, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स सर्टनली उतना ही शायद बेवकूफ़ाना नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा सा मैच्योर एक्ट करना चाहिए। वी आर इन एनी केस अ स्मॉलर कंट्री, देखें साइज़ वाइज भी, इकोनॉमिकली भी वी आर स्मॉलर। We have to act more intelligently. We do not have brute force. We do not have the size of the economy that the US has. कि हम उस तरह की अब डिप्लोमेसी फॉलो करना शुरू करें, अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज अदर देन इंडिया इम्प्रूव करें कि इंटरनेशनल स्टेज पर कोई ममालिक आपका साथ देने के लिए तैयार हों। और जिस तरह किसी ने जिक्र किया, आपका एक केस है इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गुलभूषण यादव का। पिछले 4 साल हम सुनते रहे हैं PTI से कि नून लीग की गवर्नमेंट या नवाज शरीफ इसका जिक्र नहीं करती। मैंने तो पिछले महीने में नहीं इसका जिक्र सुना, शायद मैं ही कर रहा हूँ। अगर किसी और गवर्नमेंट की सतह पर हुआ तो फिर मुझे करेक्ट कर दे कोई। अब इस केस को इनको जाकर जीतना चाहिए। दिस इज़ अ प्राइम एविडेंस। जो हम पर ब्लेम आता है, हमारे पास तो एक बंदा कन्विक्टेड बैठा है हु इज़ प्रूवन टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन एंटी स्टेट एक्टिविटीज़। उनके पास तो सिर्फ एक्यूजेशन है, हमारे पास तो प्रूफ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो अब सामने आना चाहिए और अपना केस अच्छे अंदाज में लड़ना चाहिए। आमिर इलियास राना साहब, अब जब भारत की हठधर्मी है और हम बात कर रहे हैं कि हमें मैच्योर एक्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को मैच्योर एक्ट करना चाहिए अखलाकी सिफारती सतह पर, आपके ख्याल में क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकती हैं? करना तो वो सही सब कुछ चाहिए जो हमारे 4 एक्सपर्ट्स ने कहा, लेकिन इशू ये है कि 3 साल पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन किया कि चूँकि इंडिया ने बिट्रे किया है मुज़ाकरात से, तो अब वो जब दावत देगा तो हम हाँ करेंगे। बैकडोर चैनल पे जनरल नासिर जाते रहे जंजुआ और मिलते रहे काउंटर पार्ट से और कुछ भी ना हुआ। अब एक नई गवर्नमेंट आई, बिल्कुल उनका राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करें, लेकिन ये देखेंगे जब वो ख़त लिख रहे हैं ना, उससे पहले वो GHQ में 8 घंटे की ब्रीफिंग लेके आए थे, जिसमें पूरी पाक इंडिया जो सियासत चल रही है, जो उनकी साजिशें चल रही हैं, वो सारी बताई गई कि इंडिया क्या कर रहा है। बताया गया कि आज़ाद कश्मीर में हम कहाँ से क्या जवाब दे सकते हैं अगर वो अपनी जज्बातियत में आके इंडियन कुछ सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी वो ज़ुबानी बात कर रहे हैं अमली तौर पे करेंगे, तो हम कहाँ से जवाब देंगे। ये बिल्कुल हमारे नए वज़ीर आज़म को बता दिया गया था, क्योंकि वो पहली दफ़ा इस काम में आए थे गवर्नमेंट में, तो उनको बड़ी तफसील से हर इशू पे, दुनिया भर के इशूज़ पे ब्रीफिंग दी गई, जिसमें पाक इंडिया भी मौजूद था। उसके बावजूद चले उन्होंने दावत दे दी, सब कुछ हो गया, वो दावत कबूल हो गई। उसके जवाब में आप देखें उन्होंने ट्वीट क्यों किया, ये थी इमेच्योरिटी। यहाँ पे ये वो जो सोशल मीडिया की गेम है ना, ये उसमें वो झांसे में आ गए। भाई उन्होंने तो दिलवाया जवाब फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन से, आपके वज़ीर ख़ारजा सबसे पहले टीवी पे आ गए, उसके बाद वज़ीर इत्तलात आ गए, फिर नईमुल हक साहब आ गए, वो PTI का बंदा बचा। सब रात 11:15 बजे फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया जहाँ से जवाब जाना चाहिए था। फिर आप देखें जब इंडियन आर्मी चीफ बोले तो हमारे यहाँ से DGI SPR ने बेहतरीन जवाब दिया, और यही जवाब बनता था। यहाँ से हमारे आर्मी चीफ नहीं बोले, जिस लेवल पे जवाब चाहिए था वो जवाब चला गया। इंडिया की तरफ से लोग नहीं बोले, हमारे यहाँ सारी हुकूमत हल्कान हो गई। जाहिर है जब इंडियन आर्मी चीफ बोलेगा तो अपोजिशन भी बोलेगी, पहले मरले पे नहीं था, लेकिन जवाबन जब सारे बोले हैं तो एक यकजहती हुई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना चाहिए था कि आप तो सियासत खेल खेल के इस मुल्क का सत्यानाश कर चुके सारे के सारे सियासतदान। एक मौका मिला था इंडिया के हवाले से, आप बैठते एक मुश्तरका पॉलिसी के हवाले से मुश्तरका इजलास बुलाते, सबको इकट्ठा कर लेते, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते। नहीं, आपने तुर्की और चाइना में क्या किया है कि आपके 2 बड़े सपोर्टर हैं, ये आप इनको लेके सिफारती मुहिम पे खड़े हों। आपके साथ दुनिया में खड़ा कौन है? मतलब इन्हीं FATF पे ये लोग भी पीछे चले गए थे जब आप ग्रे लिस्ट में चले गए, क्योंकि ये अगर खड़े हो जाते, कुछ हमारी गलतियां थी, कोताहियां थी। अब आप आइंदा क्या करेंगे? आपने एक मौसर वज़ीर ख़ारजा ले लिया, बहुत अच्छा किया है। उनकी पोम्पियो से मुलाकात अब है अपने वहाँ पे 2 अक्टूबर को पाकिस्तान के रात 11 बजे। लेकिन यही साहब जब कॉल कर रहे थे अमेरिका से, तो वज़ीर आज़म ने जब कॉल ली तो वज़ीर ख़ारजा को पता ही नहीं था।
वो फॉरेन ऑफिस को झाड़ते रहे कि मुझे क्यों नहीं बताया, उनको बाद में पता लगा, उनको भी नहीं पता लगा, कॉल डायरेक्ट चली गई, सुन ली, जिसके बाद हमें एक अजीमत हुई। लेकिन अब ये इस सब से हमारा नतीजा क्या निकला है कि भाई हर चीज सियासत नहीं होती, बच्चों का खेल नहीं है, पार्लियामेंट का मुस्तकिल इजलास भी बुलाओ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी बुलाओ, सबको बिठाओ, एक फैसला करो कि हमने दुनिया पे कैसे जाना है। आपने वजीर खारजा को पहले भेज दिया है, सिर्फ मुस्कुराहटों के साथ काम नहीं चलता, वो आपने हिलरी क्लिंटन के साथ भी बहुत चलानी थी, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, हमारे साथ वही खड़े होंगे, उनको आके ये ना कहे मैं भीख मांगने नहीं गया था, आप इन्वेस्टमेंट लेने गए थे, कुछ तो बात करने गए थे ना भाई। तो आपको आके पब्लिक में दूसरे मुल्कों को डिस्कस करने की इस तरह की जरूरत नहीं होती, आपको मैच्योरिटी दिखानी होगी, सबके साथ सीरियसनेस करनी होगी, फिर जाके दुनिया आपको लेगी। जी, मौसर खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है और खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए। बहरहाल भारत के मामले पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सामने हैं, जो एक्सपर्ट्स भी बता चुके हैं, उनकी राय भी आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल है, मईशत को खड़ा करने के लिए हुकूमत के मुश्किल फैसले तनकीद की ज़द में है। पाकिस्तान कबाड़िए की दुकान नहीं जो किराए पर दे दी जाए। मरियम औरंगजेब साहिबा ने यह कहा। हम सवाल रखेंगे, बिजली, गैस, तेल महंगा करना हुकूमत को कितना महंगा पड़ सकता है? एक्सपर्ट्स अपनी राय देंगे ब्रेक के बाद। हमारा 6 ट्रिलियन डॉलर हमारा कर्जा था 60 सालों में, जो अब बढ़कर 30 ट्रिलियन हो गया है सिर्फ पिछले 20 सालों में। उसकी वजह से हमारे जो तमाम इदारे हैं, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान टेलीविज़न हो, बाकी तमाम इदारे हों, वो बेसिकली रोबाए ज़वाल है। अब हमने उनको ऊपर लाना है, और उनको ऊपर लाने का ये तरीका नहीं है कि हम सारे जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम फारिग कर दें, और या हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो है उनकी वेलफेयर ना करें। जब तक हमारे एम्प्लॉयज़ को, जब तक हमारे जो कारकुनान हैं इनको अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, जब तक इनके जो काम है वो मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, उस वक्त तक इदारे ऊपर आ नहीं सकते। आपने तो बहुत बड़े बड़े नारे लगाए थे, आपने नारे लगाए थे कि हम पूरे मुल्क को संभालेंगे, इधर एक बिल्डिंग संभालना आपके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन मैं ये वाज़िया तौर पर हुकूमत को पैगाम देना चाहती हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, कि हम ये चीज़ ये नहीं होने देंगे। जिस तरह हुकूमत को ठेके पर दिया जा रहा है बरतानी शहरियों में, इस तरह हम कभी भी जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो एसेट्स हैं, मुल्क के असासे हैं, उनको हम किसी तरह का इस तरह का अमल पूरा नहीं होने देंगे। ये मरियम औरंगजेब साहिबा थी जो कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े नारे लगाए थे, लेकिन पाकिस्तान क्या, स्टेट क्या, एक बिल्डिंग उनसे नहीं संभाली जा रही। और ये भी कहा कि पाकिस्तान कबाड़िए की दुकान नहीं जो किराए पर दे दी जाए। ये तनकीद की जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले बिजली और गैस मजीद महंगी करने का कहा, अब आवाम पर पेट्रोल बम गिराने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तब्दीली जो तैयारी है, तब्दीली सरकार ने वो भी शुरू कर दी है। अपोजिशन की जानिब से भी इन फैसलों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से आज हमारा सवाल है कि बिजली, गैस, तेल महंगा करना हुकूमत को कितना महंगा पड़ सकता है? फास साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी क्योंकि अवामी गवर्नमेंट कहा जाता है इसको, तब्दीली और नए पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जो आवाम से रिलेटेड इशूज़ हैं जिसमें बिजली है, गैस है, तेल, ये महंगा कर दिया गया है। आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट को कितना महंगा पड़ सकता है? देखिए, अपोजिशन में रह के और बड़ी बड़ी बातें करना और तनकीद करना बड़ा आसान होता है, इक़्तिदार में आते हैं तो आटे दाल का भाव जो है वो आपको पता चलता है। असद उमर साहब के साथ कुछ ऐसे ही हुआ है, और आप देखें कि जिस तरह की इशूज़ पे वो जो मौक़िफ़ अपनाते रहे माजी में, अब उनको उसी के बिल्कुल बरक्स जाना पड़ रहा है। ये जो उन्होंने मिनी बजट दिया, मेरा ख्याल है ये बहुत ही कमज़ोर बजट है, क्योंकि जो इक़दाम उन्होंने उठाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो पेट्रोल को, गैस को महंगा किया है, ये तो जो भी हुकूमत आती है वो कर सकती है, ये तो सबसे आसान काम है करना। लेकिन पीटीआई तो ये कह के आई थी कि उनके पास हर मर्ज की दवा है और वो मईशत को जो है वो बिल्कुल एक सही पटरी पर चढ़ाएंगे, ये नज़र नहीं आया। और दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी माफिया को और ऑटोमोबाइल माफिया को एक ढील दी है, उससे मेरा ख्याल है मजीद ये तासुर जो है वो शिद्दत पकड़ेगा कि वाकई में इनको ये नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, और मुझे लग रहा है कि एक बार फिर शायद उनको यू टर्न लेना पड़ेगा। आमिर साहब, वाकई इनको नहीं पता कि इन्होंने करना क्या, और एक मरतबा फिर इनको यू टर्न लेना पड़ेगा? देखें, पहले तो ये दुआ करें कि ट्रंप के ट्वीट से ओपेक ममालिक कोई पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम कर दें तो शायद इनको कोई फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज़ सिर्फ मुश्किलात हैं और मुश्किलात हैं, क्योंकि हल कोई नहीं है, और हल के लिए जल्दी इतनी है कि जहन से अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ तासुब नहीं निकल रहा, और इन्हें यही चीज़ मरवाएगी। अगर ये इदारों पे छोड़ दें, जैसे ये बात करते थे
उनको काम करने दें और अपने लिए जो इस्लाहात करनी है, चाहे वो कड़वी हों लेकिन लोगों को एतमाद में लेके करें। ये ना करें कि एक दिन खबर आए तो कहें कि देखें कब बढ़ी है कीमत, और अगले दिन फिर वो बढ़ जाए, क्योंकि खबर तो रिपोर्टर तभी देता है ना जब चीज़ें बढ़ने के लिए समरियां तैयार हो जाती हैं। आपके बस में ही नहीं है, इंटरनेशनली आप कहाँ जाएंगे पेट्रोलियम की कीमतें ना बढ़ा के। लेकिन गैस, बिजली, सब्सिडी, अभी वो जो केपी को आपको देना पड़ रहा है, जो आबी वसाइल के ऊपर 3 से 4 रुपए एक और यूनिट में इजाफे की खबर आ रही है, आप कैसे रोकेंगे? केपी को भी चाहिए। पहले तो आप कहते थे ना फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो अब आपको देनी होगी। सीसीआई आपने बुलाई, उसका एजेंडा आपने एक रात पहले 24 घंटे पहले भेजा है। क्या सुबह इस तरह तैयारी करके आएंगे? वो भी आपके सामने चीजें आ जाएंगी। ये हैपेजर्डली नहीं होना चाहिए। इन्हें सुकून से पब्लिक को एतमाद में लेना चाहिए कि हालात ये हैं, सिर्फ गप्पे मारने से, कहने से नहीं होगा। देखें, इन्होंने कहा 10 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी आएगी, उसके फौरन बाद बोल पड़े कि नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने अकामों की तो बात की है कि हम 2-2.5 लाख दे देंगे, बाकी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। ये सब चीजें अगर आप एतमाद में नहीं लेंगे, छक्के ना मारें, फिर ही काम चलेगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। देखिए, कुछ बेल्ट टाइटनिंग तो करनी पड़ेगी इस कौम को। अगर हमने इस मुश्किलात में से निकलना है तो बेल्ट तो टाइट करनी पड़ेगी। लेकिन जो इनकी हरकतें हैं उससे नहीं लगता है कि जो अमीर आदमी है या जो साहिब हैसियत है उसकी बेल्ट टाइटनिंग हो रही है। बेल्ट टाइटनिंग हो रही है गरीब अवाम की। अभी जो इन्होंने सहूलियात दी है, दोबारा उन नॉन टैक्स पेयर्स के आप सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर किसी को टैक्स देने की क्या जरूरत है? ये जो छोटी मोटी 10 कारें बेच दी आपने, उसका 2 करोड़ रुपए आ गया, कोई आपने बिस्किट बेचा दिए, आपने कोई भैंसें बेच दी, ये क्या मजाक कर रहे हैं कौम के साथ? सबसे बड़ा तो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल में जो डेफिसिट है उसको कम करें, उसको किस तरीके से खत्म करें। दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो 750 बिलियन रुपए खा रहे हैं, जैसे स्टील मिल हो गया, पीआईए हो गया, डिस्कोज हो गए, इसमें से जो पैसा जो खाए जा रहे हैं, तो जब तक ये ब्लीडिंग बंद नहीं करेंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितनी मर्जी आप देते रहे वो खून बाहर निकलता जाएगा। सही। बैरिस्टर साहब, सख्त इकदाम करें लेकिन मजाक नहीं करें कौम के साथ। लेकिन टाइम है टफ डिसीजंस का, और यही वक्त है लेने का। आपको पॉपुलर सपोर्ट चाहिए हुकूमत में आने के लिए, लेकिन अगर पिछली 2 हुकूमतों की तरह ये 5 साल बरकरार रहें तो इनको अगले 5 साल के लिए टेक्निकली पॉपुलर सपोर्ट नहीं चाहिए। अगले 1.5, 2, 2.5 साल ये जो मुश्किल फैसले लेंगे, अगर उसका इकोनॉमी इम्प्रूव कर जाएगी तो टुवर्ड्स द लास्ट 2 years ऑफ द गवर्नमेंट देन दे कैन गिव रिलीफ। और हमारी आवाम की वैसी याददाश्त बड़ी छोटी होती है, तो अगर 2022 और 23 में इनकी कीमतें कम कर देंगे तो वो फिर शायद इनको इलेक्शन में विक्ट्री दे दें। लेकिन अगर ये आज फैसले नहीं लेंगे तो आपकी इकोनॉमी के जो इस वक्त बुरा हाल है, ओनली गोइंग टू गेट वर्स। बिजली, गैस, ये सारी चीज़ें एक कॉस्ट है, एक इंटरनेशनल प्राइस है, इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं। आप सब्सिडाइज तब करें जब आपकी जेब में पैसा हो। आप खुद अगर पैसे आप मांग रहे हैं लोगों से तो किस मुंह से आप आगे आवाम के लिए सब्सिडाइज करेंगे? ठीक, आया साहब। बात यह है कि टफ डिसीजंस बिल्कुल ठीक बात है, लेने पड़ेंगे, लेकिन मसला ये है कि आपने तवक्कुआत इतनी ऊपर ले गए थे आप आवाम की कि ज़ाहिर है आप पे तनकीद भी होगी, और जिस तरह की आप बातें सब्ज़ बाग दिखाते थे अब उससे बिल्कुल उलट हो रहा है, इसलिए ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, तकलीफ भी हो रही है। और लेकिन डिसीजंस तो बिल्कुल ठीक बात है, टफ लेने पड़ेंगे वरना मईशत आपकी पटड़ी पे नहीं आएगी। सही, मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे मईशत पर लाने के लिए, लेकिन जो अवाम से वादे तवक्कुआत अवाम ने आपसे वाबस्ता किए हैं वो भी पूरी करनी हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आज का हमारा तीसरा बड़ा सवाल है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने आज कौमी असम्बली में तकरीर की है और उन्होंने दावा किया है कि जो अब मौजूदा हुकूमत है वर्षे में उन्हें कोई बहरान नहीं मिला। इसके अलावा मिनी बजट पर उन्होंने तनकीद भी की। हम सवाल रखेंगे शहबाज शरीफ साहब का दावा हकीकत के कितने करीब है, एक्सपर्ट्स अपनी राय देंगे ब्रेक के बाद। दावे ये थे कि हम बेहतरीन टीम मैदान में उतारेंगे, चाहे वो ओपनिंग बैट्समैन हो या फिर स्पिन बॉलर हो, लेकिन शूमीय किस्मत देखें। 20 साल पहले इस पार्टी की बुनियाद रखी, उनसे आज कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। लीडर हाउस यहाँ पर मौजूद नहीं, मगर वो उनकी पार्टी इस आज से खुशकिस्मत है कि उन्हें विरसे में कोई बहरान नहीं मिला, कोई चैलेंज उनको नहीं मिला। इन्होंने इस नए पाकिस्तान में तब्दीली के हवाले से 70 अरब रुपए से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए इन्होंने।
हुकूमत खुशकिस्मत है, उसे विरसे में कोई बहरान नहीं मिला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब इज़हार ख्याल कर रहे थे कौमी असम्बली में और उन्होंने कहा बेहतरीन टीम लाने का दावा और वादा किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब गवर्नमेंट में आई लेकिन दोस्तों को नवाजा गया। हमारा सवाल है एक्सपर्ट से, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का दावा हकीकत से कितना करीब है? अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से बहुत सी बातें उन्होंने मिनी बजट को मुस्तरद किया, गैस की कीमतें वापस लेने का कहा, लेकिन साथ साथ उन्होंने वादे और दावे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किए थे वो भी याद दिलाए। उन्होंने कहा ये उनकी खुशकिस्मती है कि PMLN की गवर्नमेंट कोई बहरान उनके लिए नहीं छोड़ गई। जब हम आए थे तब बहुत बड़े बड़े बहरानों का सामना था, खासतौर पर लोड शेडिंग का। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ का दावा हकीकत के कितने करीब है? आज कौन सा ऐसा इदारा है जो खसारे में नहीं है? इतने रिकॉर्ड कर्जे हैं इस मुल्क पे, और जाहिर है बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज साहब को यही करना चाहिए था, यही कहना चाहिए था। लेकिन जितने बड़े मसाइल आपने, गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई, आज आप उनका क्रेडिट ले रहे हैं, वो आपको साथ साथ बढ़ानी चाहिए थी, या ख़जाने में इतने पैसे डाल देने चाहिए थे कि ज़रूरत ना पड़ती। अब बात यह है कि आपने डंग टपाओ पॉलिसी रखी इसलिए कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। आपने एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक का जहन में रखा, हर इदारा तबाह कर दिया। आज आप जो मर्जी कहते रहे उसको फर्क। देखिए, कुछ कामयाबियां पिछली हुकूमत की थी और कुछ नहीं थी। जो फिस्कल डेफिसिट का इशू है ये बिल्कुल एक बहरानी कैफियत है और ये इस मौजूदा हुकूमत को विरसे में मिली है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोड शेडिंग और बिजली का जो प्रोजेक्ट था जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किया था 2013 में, मेरा ख्याल है बहुत हद तक उनको उसमें कामयाबी मिली। हाँ, उसकी कॉस्ट ये थी कि गर्दिशी कर्जा जो है वो ऊपर चला गया। सो उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बातें दुरुस्त की हैं, कुछ उन्होंने अपोजिशन लीडर के हवाले से की हैं। और जहाँ तक टीम का उन्होंने जिक्र किया, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो इमरान खान साहब की टीम वाकई में इतनी अच्छी है तो पहले 5 हफ्ते में मुझे तो कोई उनकी कारकर्दगी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। बैरिस्टर साहब देखिए, एनर्जी क्राइसिस एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो 2013 में थी यकीनन आज 2018 में बेहतर है। लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए जैसे उन्होंने कहा, एक तो सर्कुलर डेट बढ़ा, दूसरा बहुत ज़्यादा फॉरेन लोन्स लिए गए। एंड एनर्जी क्राइसिस की इम्प्रूवमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्रूवमेंट अभी तक ट्रांसलेट नहीं की इनटू बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अगर ये हुकूमत ये अचीव नहीं कर सकेगी तो ये जो इन्होंने लोन्स लिए हैं ये हमें अगले 5 साल में बहुत ज़्यादा मुसीबत में डालेंगे। आमिर साहब, यानी शहबाज शरीफ साहब का जो दावा है वो इतना भी हकीकत नहीं है जितना वो कह रहे थे कि किसी किस्म का कोई बहरान नहीं छोड़ा उन्होंने गवर्नमेंट के लिए। नहीं, उन्होंने सारी सच्ची बातें कही कि दोस्तों को नवाजा जैसे उन्होंने नवाजा। इसमें तो दोनों बराबर हो गए, ना इन्होंने कमी छोड़ी ना इमरान खान ने छोड़ी। कोई राय नहीं, मजाक भी बन गया। और रही सही कसर जो एनर्जी सेक्टर पे एक अदनान साहब को ले आए हैं, जो IPPs के नुमाइंदे हैं, 3 IPPs खा चुके, उन्हीं को ला के जिनके सबब बीमार हुए उसी से दवा लेने के लिए पहुंच गए हैं। इनके पास यूनुस डागा जैसा आदमी मौजूद है जिसने नवाज शरीफ दौर में 3 साल सर्कुलर डेट को फ्रीज रखा और IPPs के जिनको बाहर निकाल के रखा हुकूमती ऐवानों से कि जितना मर्जी प्रेशर हो चलाओ और फिर हमें टैरिफ के लिए बुनियाद पे आ जाओ। अपने प्लांट बंद है, पैसे हुकूमत पाकिस्तान से लिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसी तरह के लोगों को लाना पड़ेगा आपको। आप बेशक वो एक्सपोर्ट्स में बेहतरीन काम कर रहे हैं इस वक्त सेक्टरी तजारत होते हुए, लेकिन अब आप इनपुट नहीं ले रहे। आप अपने दोस्तों को नवाजने के सिलसिले पे चले गए हैं। आप वहीं जाएंगे जहां पहले चले गए थे लोग। आप तो कहते थे हम टीम बनाएंगे, टीम आपके पास कोई नहीं है, सिलसिला वही पुरानी गवर्नमेंट का है, तो फिर जाएंगे कहाँ पे आप? ठीक, ब्रिगेडियर साहब, बेहतरीन टीम लाने के दावेदारों ने दोस्तों को नवाजा, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि विरसे में कोई बहरान नहीं मिला। आपने दीगर एक्सपर्ट्स की राय भी जानी। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का दावा हकीकत के कितने करीब है? देखिए, पाकिस्तान पिछले 70 साल से जो है बहरानों में है। मैंने जब भी देखा है हमेशा बहरान ही पाकिस्तान में रहता है, तो ये उनका दावा गलत है कि बहरान कोई नहीं है। 2013 में जो हालात थे बिल्कुल वो अभी नहीं है जो 2013 में थे। तो इस हुकूमत ने कोई काम तो किया था, शहबाज शरीफ साहब की जो PMLN है उनकी पार्टी ने, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े बहरान भी छोड़े। कर्ज का आप लेवल देख लें किधर तक पहुंच गया, फिजिकल डेफिसिट आप देख लें, एक्सपोर्ट्स को आप अपने देख लें, आपके सर्कुलर डेट्स को आप अपना देख लें, तो बहरान छोड़ के गई है। अभी इस हुकूमत को चाहिए कि इसको इंस्टेड ऑफ कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन द प्रीवियस वंस के जी उसके ऊपर ये भी दावे कर रहे हैं कि जी उन्होंने ये किया उतना वो किया। आगे आपने क्या करना है ये हमें बताएं और आगे चलें, पिछले को छोड़ दें।
ठीक, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दावा हकीकत से कितने करीब, बहुत बड़े बहरान भी छोड़े हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ सेक्टर में उन्होंने किया। लेकिन अभी सवाल यह है कि मौजूदा हुकूमत इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करे और आगे बढ़े। वो तमाम अवामी मसाइल जिनका दावा वादा इमरान खान साहब ने किया, वो वक्त पूरा करने का वक्त आ गया है। बहरहाल आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में कितनी हकीकत थी या जो उन्होंने पॉइंट्स हाईलाइट किए वो कितने दुरुस्त थे या नहीं, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।